नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है कुछ खास है जिंदगी में। दोस्तों, आज इस शो की शुरुआत में आपने आखिर क्यों फिल्म का वो गाना सुना होगा जिसकी पंक्तियां हैं, नाजुक है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। जी हाँ, आज के हमारे इस शो में वही नारी की आवाज, वही नारी सशक्तिकरण को लेकर वो महिला यहाँ उपस्थित है जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही नारी की सेवा के लिए, उनको समाज में ऊंचा दर्जा दिलाने के लिए समर्पित कर दिया है। आज इस कार्यक्रम में जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो बहुत ही जाना पहचाना नाम है, दामिनी की आवाज़। ये नाम हम सभी जानते हैं और उसके पीछे ये जिनकी आवाज़ है उनका नाम है वरिष्ठ समाज सेवी अनीता आर्य। तो आज हम करेंगे उनसे ही बातें और किस तरह से वो नारी सशक्तिकरण के लिए प्रयास कर रही हैं और नारी के उत्थान के लिए समाज को एक नई दिशा प्रदान कर रही हैं। जानते हैं उन्हीं से। जी हाँ, तो आज हमारे साथ है वरिष्ठ समाज सेवी अनीता आर्य जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है कुछ खास है जिंदगी में। अनीता जी, अगर हम कहें कि आपकी तो पूरी ज़िंदगी ही खास हो चुकी है, क्योंकि आपने तो अपने जीवन को ही नारियों के लिए समर्पित कर दिया है पूरी तरह से। तो मेरे ख्याल से दर्शकों ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो आइए, आज हमारे साथ अनीता जी हैं, तो सबसे पहले तो हम उनसे उनके बारे में जानते हैं और जानते हैं कि किस तरह से वो समाज में नारियों को सशक्त बना रही हैं। तो अनीता जी, सबसे पहले सारे लोग जानते हैं कि अनीता जी और आपका एक दूसरा नाम है दामिनी की आवाज़। जो है, मतलब जो एक ऐसा नाम है जो अपने आप सोचने पर मजबूर कर देता है और हर एक महिला को, मतलब अगर मैं भी सोचती हूँ तो मुझे वो चीज़ फील होती है कि नहीं, ये मेरी आवाज़ है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी दामिनी की आवाज़ के बारे में अनीता जी। आखिर ये एनजीओ क्या है और कैसे इसकी शुरुआत है? जी नमस्कार पूर्वा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया है और मेरे बारे में जानने की जो आपकी इतनी इच्छा मेरे को तीव्र लग रही है जी। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। तो एक्चुअली दामिनी की आवाज़ मैंने जब 12 में एक कांड हुआ था, आप लोग ने सबने सुना होगा, निर्भया कांड। जी जी जी। तब हम लोग ने जब वो एक ऐसा कांड देखा, ऐसा बच्ची के साथ जो अत्याचार हुआ था उस समय, तब हमारे मन में बहुत सारी ऐसी बातें आई कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि वो बच्ची के साथ जब बस में इतने सारे लोगों ने उसके साथ अत्याचार किया, उसका शोषण किया, तब हम लोग का मन जो था वो बहुत द्रवित हुआ। क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां हैं, तो उस समय हमें ये लगा कि बच्चियों के साथ ये सब जो घटनाएं घट रही हैं, हो रही हैं, आखिर प्रशासन इसमें कितनी मदद करता है, वो कैसे करता है और इसमें कैसे मॉरल सपोर्ट कैसे दे सकते हैं हम लोग। तो मैंने उस समय से स्टार्ट कर दिया था जगह जगह अवेयरनेस प्रोग्राम करना। मैं स्लम एरिया में जाने लगी थी, तब मेरा कोई एनजीओ नहीं था। तब मुझे लगने लगा था कि नहीं, हमें बच्चियों को जागृत करना चाहिए, बच्चियों को हमें अवेयर करना चाहिए। तो हम लोग स्लम एरिया से हमने शुरुआत की, फिर हम लोग गर्ल्स हॉस्टल गए, हम लोग बहुत जगह ऐसे जगह जाते थे जहाँ बच्चियों और उनकी माओ को, दोनों को हम लोग अवेयर करते थे कि आप अपनी बच्चियों को कैसे सुरक्षित रखेंगे। क्योंकि हर समय तो आपके पास कमांडोज, पुलिस प्रशासन या माँ बाप नहीं रहेंगे, तो बच्चियाँ अपनी रक्षा और सुरक्षा स्वयं कैसे करेंगी, इसके लिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करने लगे थे जाके। तो बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते थे हमें, हम लोग फिर उनको सुलझाने की कोशिश करते थे। हम लोग पुलिस थाने तक ले जाते थे, उनको बताते थे स्लम एरिया में कि आप अपनी बच्चियों को ऐसे यहाँ मत भेजिए, वहाँ मत भेजिए, अगर जाएं भी तो उनको कैसे सुरक्षित करके भेजें। तो ये सब करते करते मुझे 3-4 साल हो गए थे। फिर 16 में किसी ने मुझे बोला कि आप रजिस्टर करा लीजिए अपना एनजीओ, क्योंकि आप इस तरह से काउंसलिंग करती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करती थी। मैं किसी का कोई चार्ज नहीं लेती थी। कुछ स्कूल की गर्ल्स के भी मेरे पास फ़ोन आते थे, मैसेज आते थे कि मैडम हमें फला लड़का परेशान करता है, तो मैं उनको अपने ऑफिस में बुला के उनकी भी काउंसलिंग करती थी। तो मेरे को फिर क्या है, कुछ लड़के वगैरह ऐसे बोलने लगे कि आपके तो कोई रजिस्टर्ड एनजीओ है नहीं, आप ऐसे कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं। तो फिर 16 में मैंने इसको दामिनी की आवाज़ के नाम से रजिस्टर कराया। और इस संस्था का सिर्फ उद्देश्य ये था कि वो हर महिला या वो हर बच्ची की मैं आवाज़ बन जाऊँ।
अगर उसको कोई भी मानसिक प्रताड़ना है या आर्थिक कुछ उसको परेशानी है या उसको सामाजिक कुछ भी ऐसा परेशान कर रहा है कोई, तो वो एक ऐसी संस्था में आ सके जहाँ पे उसको उसका नाम एक्सपोज ना हो और जहाँ उसको कोई फीस और चार्जेस ना देना पड़े और उसका सब कुछ एकदम सीक्रेट वे में, हिडन वर्क में उसका सब काम भी हो जाए, वो सिक्योर भी हो जाए। तो ऐसी संस्था हमने बनाई और इसका आज तक हम 10 साल से चला रहे हैं। कभी हमने इसका किसी चीज़ में कोई चार्ज नहीं लेते हैं। अगर उसको लीगल प्रोसेस में जाना है, बाय काउंसलिंग जाना है, जिस तरह से भी महिला जाना चाहती है उस तरह से हम उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते आए हैं इतने सालों से। क्या बात है अनीता जी, देखा दर्शकों आपने कितनी अद्भुत चीज़ है। और हमारी मातृशक्तियाँ, हमारी नारियाँ बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको सुन रही होंगी। और ये जो आपने परेशानी या मुद्दा उठाया है, ये कहना चाहिए एक महिला का नहीं है, हर माँ का, हर बेटी का, हर बहन का कहीं ना कहीं चिंता और आधुनिकीकरण को लेकर जो एक असमंजस की स्थिति और इस तरह का जो दौर चल रहा है। और सच में आपने बताया कि बच्चियां जो हैं अभी कहते हैं कि कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। उस समय आपका इतना ठोस कदम उठाना और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो आपका प्रयास है, निश्चित तौर पर बहुत सराहनीय है अनीता जी। अनीता जी, ये आपने शुरुआत करी, आपने बताया कि वो जो केस था हम सबको उसने दहला दिया था। हम सब कहीं ना कहीं डर गए थे और हमको भी लगता था कि अब कैसे होंगी हमारी बहू बेटियां, सुरक्षित कैसे होंगी। आपकी इस कदम में कई ऐसे पड़ाव आए होंगे, आपको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा होगा। जैसा कि आपने बताया कि आप झुग्गी बस्ती में जाती थी, जो महिलाओं को समझाती थी, वहाँ पुरुष भी रहते थे, लोगों ने ये भी कहा होगा कि बस समझाइए इस तरह से, लेकिन उसके बाद भी आपका हौसला नहीं डिगा और आप आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। अनीता जी, जिस तरह से आपने प्रयास किया और आप तो मतलब उन महिलाओं के लिए तो कर ही रहे हैं। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि अनीता जी शिक्षित, मतलब बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए भी आप काफ़ी प्रयास करते हैं, तो वो भी हमारे इसी एनजीओ का हिस्सा है या वो अलग है? एनजीओ में तो बहुत तरह के वर्क हम लोग करते हैं एक्चुअली। समय समय पर जैसी भी हमारे पास डिमांड आती है, रिक्वायरमेंट आती है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग हर पहलू पे काम करते हैं जो भी समाज से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मेरी भी चूँकि 2 डॉटर हैं, तो मैंने जो चीज़ फेस की है तो मैं नहीं चाह रही थी कि वो चीज़ दूसरे लोग फेस करें। क्योंकि जब हमारी बच्चियां ग्रोन एज में आई, टीन एज में आई, तो उस समय हमने जो महसूस किया कि बच्चियों को कितनी तरह की छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है। तो लोग सोचते हैं कि बस कमेंट मार देना, सीटी मार देना या घूर के देखना ही छेड़छाड़ होती है, लेकिन छेड़छाड़ की हमने जो चीज़ें देखी हैं, हमने जो परिभाषाएं देखी हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। मतलब अलग अलग तरीके से बच्चियों को हैरेसमेंट किया जाता है, उनको टीजिंग किया जाता है, उनको मेंटली परेशान किया जाता है। तो मेरा सबसे पहले ये कहना है कि हर लड़की को एजुकेटेड तो होना ही चाहिए, लेकिन मेंटल अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। मेंटल अवेयर होने से बहुत सारे हैपन्स हमारे नहीं होते हैं हमारे साथ। अगर हम जैसे मेंटली अवेयर हैं, फिजिकली अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं और हम जागरूक हैं, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा चल रहा है, तो हम अगर सोशल मीडिया के प्रति भी जागरूक हैं, हम अपडेट हैं चीज़ों से, तो बहुत सारी जो घटनाएं होने वाली होती हैं उनसे हम निकल सकते हैं। क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो माएँ हैं बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देती हैं, संस्कार देती हैं, सब कुछ देती हैं, लेकिन उनसे वो खुलकर वो बातें नहीं बता पाती हैं जो उन्होंने भी कभी फेस की होंगी। क्योंकि हमने जो देखा है ज़्यादातर जो छेड़छाड़ होती है वो घरों से ही शुरुआत होती है। कई बार घरों में ही हमारे दूर के कोई रिश्तेदार हमें छेड़ देते हैं, परेशान करने लगते हैं। ये चीज़ें हमने देखी हैं। कोई हमारा मौसा रहा होगा, मामा रहा होगा, उसने कभी हमें कोहनी मारी होगी या हाथ लगाने की कोशिश की होगी, तो वो गुड टच और बैड टच उस समय हमें नहीं समझ में आता है। लेकिन आज की डेट में इतना ज़्यादा मीडिया ने इस चीज़ को पॉपुलर किया है कि हमें गुड टच बैड टच भी पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। तो वही मेंटल अवेयरनेस यही सब चीज़ों से रहता है। अगर हम मेंटल अवेयर से हमारे आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है, अगर हम इस चीज़ के प्रति जागरूक हैं, तो जो घटनाएं हो रही हैं उनको रेशो हम कम कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेप की घटनाएं होती हैं। आंकड़े जो कहते हैं वो ये सबसे ज़्यादा है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा घटनाएं घटती हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा प्रशासन इतना दुरुस्त है, कानून हमारे लिए बना है, लेकिन उस कानून का प्रयोग हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियाँ करना ही नहीं चाहती हैं।
आप किसी भी महिला को बोलोगे ना पड़ोस में कि चलो आपकी बच्ची के साथ कुछ अगर कोई परेशानी है, चलो थाने चल के हम रिपोर्ट लिखाएं, तो वो नहीं लिखवाएगी। क्योंकि थाना उनके लिए एक बहुत अजीब सा, उनके माइंड में ये सेट है कि नहीं, थाना हम नहीं जा सकते, हमारी इज्जत चली जाएगी अगर हम थाने जाएंगे तो। पुलिस हमारे घर नहीं आ सकती, क्योंकि पुलिस का एक ऐसा फोबिया बना है कि पुलिस आ गई तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा जो अपना अनुभव है इतने सालों का, पुलिस जितना हमारी हेल्प करता है, जितनी मदद करता है, उतना कोई नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, कानून हमारी और रक्षा पुलिस के लिए बना है। के कारण ही हम आज इतने सुरक्षित यहाँ बैठे हुए हैं। अगर पुलिस ना हो तो यहाँ तो पता नहीं क्या क्या हो जाए, क्योंकि पुलिस का एक डर तो है, खौफ तो है। और हम ये चाहते हैं कि अपराधी जो काम ऐसे जो कांड करते हैं, उनको सजा का खौफ होना बहुत जरूरी है। सजा इतनी टाइट होनी चाहिए कि अगर कोई भी बच्ची के साथ, छोटी बच्ची के साथ, क्योंकि वो तो मासूम रहती हैं, उनको हम कितना सिखा सकते हैं, तो उनके साथ जो घटनाएं घटती हैं, तो कम से कम अपराधी की सजा इतनी कठोर होनी चाहिए कि वो डरे इन सब चीज़ों के लिए। तो मेरा दामिनी की आवाज़ खोलने का उद्देश्य ये है कि मैं चाहती हूँ कि हर बच्ची सुरक्षित रहे, रक्षित रहे, वो स्वयं की रक्षा करना भी जाए, मतलब ऐसा सीखे वो। और हम जब अवेयरनेस करने जाते हैं तो हमारे पास लीगल एडवाइजर रहते हैं, ताकि वो कानूनी ज्ञान भी उनको दे सकें, कुछ छोटी मोटी धाराओं के बारे में बता सकें, ताकि महिलाओं को पता होना चाहिए कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है तो हम कहाँ जा सकते हैं, कौन सी हम धारा लगा सकते हैं, कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी बच्चियों की माओं को हमने ये सिखाया कि आप अजनबी के यहाँ इनको जाने मत दीजिए, अजनबी से इनको बचा के रखिए, अपने अड़ोस पड़ोस से बचा के रखिए। तो लोकलाइट्स वहाँ पे जो बुजुर्ग महिलाएं जो काम पे नहीं जाती थी, उनको हमने धायमा जैसा बना दिया वहाँ पे कि आप इनको देखिए, कोई भी लड़के अगर उनको छेड़ते हैं या परेशान करते हैं तो ऐसा, मतलब बाग सेवनिया की झुग्गी झोपड़ी देख लीजिए, BHL की झुग्गी झोपड़ी देख लीजिए, सिटी के गवर्नमेंट स्कूल देख लीजिए, जैसे कि चांदबाई एक जहांगीराबाद में स्कूल था, वहाँ हम लोग गए। हम जेल पहाड़ी पे एक गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ गए। बरखेड़ा पठानी में गए। तो हर जगह जहाँ भी हमें मौका मिला, हम सब सरकारी स्कूलों में गए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा निचले तबके के लोग आते थे, बच्चियाँ आती थी, तो उनको हमने अवेयरनेस सिखाया। और साथ ही हमारे साथ एक मार्शल आर्ट ट्रेनर भी हम ले जाते थे, ताकि वो उनको छोटे मोटे टिप्स दे सके। मान लीजिए आप ऑटो में जा रहे हैं, तो उस समय अगर आपके साथ कोई घटना हो जाए तो आप कैसे बचोगे। मान लो आपको ऑटो वाला दूसरी दिशा में जा रहा है, तो हमने बताया कि आप दुपट्टे का कैसे उपयोग कर सकते हो। आपके पास अगर ATM कार्ड है, पिन है, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों से हमने, और कुछ टिप्स भी दिए उनको। तो हमारी मार्शल आर्ट ट्रेनर भी जाती है हमारे साथ। हम कोई भी अभियान करते हैं, मान लीजिए दिवाली हमने सार्थक अभियान किया, सार्थक दिवाली अभियान, उसमें हमने दीपदान किया, लेकिन हमने वहाँ पे भी मार्शल आर्ट ट्रेनर लेकर गए। तो हमारे हर जगह ये चीज़ को प्रोपेगेंडा करते हैं, प्रचार करते हैं कि हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रहें और सचेत रहें और जागरूक रहें। बहुत ही बढ़िया और अद्भुत आप काम कर रही हैं अनीता जी। निश्चित तौर पर हमारी जो महिलाएं हैं या बच्चियां हैं, वो सहन शक्ति उनमें इतना होती है कि वो अब चीज़ें बताने से घबराती हैं, डरती हैं उस समाज के सामने आने से। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये चीज़ गलत कर रही हैं, क्योंकि जब तक आप समाज का वो चेहरा सामने नहीं लेकर आएंगी जो गलत है, तो जो अपराधी है उसको सज़ा कैसे मिल पाएगी। आज अनीता जी यहाँ बैठी हुई हैं और वो अकेले ही इतने बड़ी मुहिम को संचालित कर रही हैं, इतने बड़े मिशन को लेकर चल चुकी हैं। अगर आप उनको सुन रही हैं तो आप भी उनका साथ दीजिए, आइए और कहीं ना कहीं हम अपने घर से ही इस चीज़ की शुरुआत करें कि गलत को गलत कह सके। निश्चित तौर पर अनीता जी, अगर हमारी, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे और दर्शक आपको देख रहे हैं सभी, अगर वो आपकी इस मुहिम में शामिल होना चाहें या अपना कुछ योगदान देना चाहें, क्योंकि ये हमारे दर्शक कई ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, या कई महिलाएं जो आपको सुन रही हैं जो आज सोच रही होंगी कि काश हम ये चीज़ अनीता जी को बता पाते या अपना दुख व्यक्त कर पाते, तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकती हैं, कैसे आप तक पहुंच सकती है? वो मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं वो दे सकती हूँ। और उस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं। फिर जिस तरह की भी आपको मानसिक प्रताड़ना है, शारीरिक शोषण अगर आपके साथ कुछ हो रहा है, या घरेलू हिंसा की आप शिकार हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। मेरा फ़ोन नंबर आप लोग लिख लीजिए, 8827610344। ये मेरा ही पर्सनल नंबर है, और मेरा ये दिन में रात में हमेशा ये खुला रहता है नंबर। क्योंकि मेरे पास क्या है पूर्वा जी, केसेस तो बहुत आते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे महिलाओं के अगर जो केस आते हैं, घरों में अगर परेशान कोई हस्बैंड कर रहे हैं, उनके सास ससुर, तो मैं बाय काउंसलिंग उनकी कोशिश करती हूँ कि वो सब चीज़ उनकी ठीक हो जाए, क्योंकि परिवार को हमें बचाना है।
परिवार बचेगा तभी हमारा समाज और देश बच पाएगा। तो परिवार को हमें तोड़ना नहीं है, मतलब बहुत एक्सट्रीम पोजीशन अगर आपकी आती है कि बिल्कुल आप वहाँ नहीं अब सर्वाइव कर पा रहे, तो हम कोशिश ऐसा कुछ कर सकते हैं। बट हमारी कोशिश ये रहती है कि हम परिवार को किस तरह भी बचाएं, तो हम काउंसलिंग करते हैं उनकी। एक काउंसलिंग से नहीं होता, 2 काउंसलिंग, 3 काउंसलिंग, ऐसे हम काउंसलिंग करते हैं। इसके अलावा हम उनके हस्बैंड को या उनके अगर सास नंद से कोई प्रॉब्लम, उनको भी बुलाते हैं, उनको भी समझाइश देते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि समझाइश के थ्रू उनका परिवार बहुत अच्छा बन जाए, सुगढ़ हो जाए, वो लोग खुश रहें। अगर इसके अलावा अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर लीगल प्रोसेस में जाते हैं हम लोग। लीगल प्रोसेस में हमारे पास लीगल एडवाइज़र रहती हैं, तो वो फिर बताती है उनको कि आप यहाँ पे, कुछ महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, जैसे उनका शोषण किया जाता है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सालों साल वो शोषण का शिकार होती हैं, लेकिन वो कभी अपनी आवाज़ ही नहीं उठाती हैं। सालों साल मतलब मार खाती रहती हैं, पिटती रहती हैं, लेकिन वो कभी आवाज़ ही नहीं उठा पाती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि देखिए, परिवार बचाना, पति की सेवा करना, परिवार की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन शोषण मतलब सहन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अत्याचार है। क्यों आप शोषण करना चाहती हो? भारत देश की आज महिला कितनी आगे बढ़ चुकी है, महिला सशक्त हो चुकी है, लेकिन आज भी महिलाओं में वो डिसीजन मेकर, वो क्षमता नहीं आ पाई है कि वो खुद से अपने लिए डिसीजन ले पाए। आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के उनको संरक्षण में रहना पड़ता है। जब मायके में रहती है तो पापा का रहता है पूरा उनका, फिर भाई का रहता है, फिर पति का रहता है। तो आज भी वो उस पोजीशन में तो नहीं हो पाई हैं कि वो खुद अपने लिए कुछ डिसीजन ले पाए। जी, अभी स्थिति ऐसी है। अभी मेरे पास अभी भी ऐसे केसेस आते हैं कि महिलाएं अगर एक किटी ज्वाइन भी करना चाहें या कहीं प्रोग्राम में जाना चाहें, तो उनको बहुत ज़्यादा परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। उनको इतनी आसानी से कहीं बाहर जाने की परमिशन आज भी नहीं है। इवन अगर वो कला के क्षेत्र में भी जाना चाहें, कुछ लिखना चाहें, ड्राइंग पेंटिंग करना चाहें, नृत्य करना चाहें, तो वो भी नहीं कर पाती इतनी आसानी से। कहीं ना कहीं आश्रित रहती है, कहीं ना कहीं आश्रित है। और अनिता जी, ऐसी भी महिलाएं जो सक्षम होते हुए भी, लेकिन उसके बाद भी जो है अपने आप को कुंठित करे बैठी रहती हैं, लेकिन वही एक लोक लाज कह लीजिए या अपनी इच्छाओं को दबाना कह लीजिए, चाह कर भी सब कुछ कर रही है घर के लिए, बाहर के लिए, समाज के लिए, लेकिन अपने लिए नहीं जी पाती। जी जी पूर्वा जी, जब स्टार्टिंग में मैंने ये एनजीओ स्टार्ट किया तो मेरे को डेली ऐसे अवेयरनेस के लिए जाना पड़ता था। कहीं ना कहीं मैं रोज ही, मेरे को काम रहता था, टीम बनाना है, हम लोगों को तैयार करना है कि मेरे साथ चलो स्लम एरिया में। तो मोस्ट ऑफ द लेडीज़ नहीं निकलना चाहती थी कि स्लम में हम नहीं जाएंगे। आप वैसे हमें किसी अच्छे प्रोग्राम में ले जाना चाहती हैं तो हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्लम एरिया में हम नहीं जा सकते। मतलब उनको लगता था कि हमारी इमेज डाउन हो जाएगी अगर हम झुग्गी झोपड़ी में चले गए। लेकिन हम कितना अच्छा काम कर रहे थे, हमें तो ये लग रहा था कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि टीम के मेंबर नहीं आए, मैं अकेले ही चली गई, अकेले ही लोगों को इकट्ठा किया, बुलाया। पंचशील की झुग्गी झोपड़ी की बस्ती में एक बार मैं गई, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मेरी टीम का कोई भी मेंबर नहीं आ पाया उस दिन। मैंने खुद ही गई, खुद ही अपना बैनर लगाया धामनी की आवाज़ का, और मैंने लोगों को आवाज़ लगाई, कलेक्ट किया, फिर उन लोगों को वहाँ पे जागरूक किया कि बच्चियों के साथ ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए। आप लोग को 100 डायल करना चाहिए, लोकलाइट्स अपने जो लोकल पुलिस थाने उनके नंबर होने चाहिए, एसपी सीएसपी का नंबर हम प्रोवाइड करते थे। तो वहाँ पे एक बच्ची आई और 12th क्लास उसने पास कर लिया था और बहुत अच्छे नंबर से किया था। उसने उस समय रोते रोते ये बोला कि मैडम हमको आगे पढ़ने नहीं दिया जा रहा, हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं 12th कर लिया, बहुत कर लिया, अब शादी करेंगे। और वो रोने लगी। फिर मैंने उसके पेरेंट्स को बुलाया, मैंने कहा आप आइए इधर बात करिए मुझसे। मैंने उनको बहुत समझाया, मैंने कहा आपकी लड़की इतनी टैलेंटेड है, इतने 90% लेकर आई है 12th में, तो उसकी प्रतिभा को आप मत रोकिए, उसको बढ़ने दीजिए आगे। फिर उसके फादर ने समझा इस बात को, फिर उसने परमिशन दी वहीं पे हमारे प्रोग्राम में कि हाँ हम इसको आगे पढ़ाएंगे। इतनी खुश हुई ना, उसकी बच्ची की जो चेहरे की खुशी थी ना, वो देखते बनती थी। आपकी बात सुन के मुझे भी वो चीज़ मतलब मैं महसूस कर पा रही हूँ उस बच्ची की भावनाओं को। और निश्चित तौर पर दर्शकों, ऐसी कई बच्चियां हैं, कई महिलाएं हैं और कई ऐसी महिलाएं जो अपनी भावनाएं नहीं कह पाती हैं, लेकिन क्या हम उसको समझ नहीं सकते हैं? और जैसा कि आपने बताया कि कुछ महिलाएं स्लम एरिया में नहीं जाती हैं, लेकिन अगर नारी ही नारी को नहीं बढ़ाएगी, हम उनका साथ नहीं देंगे, तो वो कैसे आगे बढ़ पाएगा, समाज कैसे आगे बढ़ पाएगा? इवन स्लम एरिया क्या, थाने कोई नहीं जाना चाहता था। मैं हमेशा थाने, मेरी बेटी की शादी हुई उस समय मेरे पास एक केस आया, 4 दिन बाद मेरी बेटी की शादी थी। मैं कोर्ट गई उस बच्ची को लेके, बच्ची का केस आया था एक मेरे पास, उसको कोई परेशान करता था। मैं कोर्ट गई उसके न्याय के लिए, तो वहाँ मेरी लीगल एडवाइज़र ने यही बोला कि 4 दिन बाद आपकी बेटी की शादी है और आप आज यहाँ कोर्ट में बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये भी तो मेरी बेटी है,
इसको भी तो न्याय चाहिए ना। तो ऐसी बहुत सारी बच्चियों के मेरे पास केसेस आते रहे हैं। एक बार तो ये हुआ कि हमारे पास एक रेप केस का मामला आया। अब रेप केस का जब मामला आया तो हबीबगंज थाने में हम लोग, हमारे 2-3 लोग टीम के लोग गए, सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन हमारा केस दर्ज नहीं हुआ वहाँ पे, क्योंकि टीआई साहब नहीं थे, कहीं काम से चले गए। और वहाँ एसआई थी, वो कहने लगे नहीं जब तक टीआई साहब नहीं आएंगे हम केस नहीं ले पाएंगे। हमने कहा ले लीजिए इसका केस का लिख तो लीजिए आप। तो वो तैयार नहीं हुई। फिर टीआई साहब आए तो उन्होंने हमारा केस लिया। तो वो बच्ची का जो फादर था वो सौतेला मतलब फादर था, और वही उस बच्ची के साथ डेली मतलब उसको शोषण करता था, दुष्कर्म करता था। तो वो बच्ची क्या थी, बोल नहीं पाती थी, मतलब वो मानसिक रूप से थोड़ी सी विक्षिप्त थी। वो ग्रोन तो हो गई थी, बढ़ तो गई थी, वो 19 साल करीब की हो गई थी, लेकिन उसका जो माइंड था ना वो 4-5 साल में ही सेट हो गया था। तो वो बोल नहीं पाती थी, बस अपना मम्मा से ये कहती थी। उसकी मम्मा किसी मेरी फ्रेंड क्या काम करने आती थी, उसी ने मुझे, मेरी फ्रेंड नहीं बताया एक्चुअली, कि इस टाइप से ये इसके साथ रोज शोषण हो रहा है। तो अब मैं तो सुबह से हम लोग गए थे थाने, खड़े थे। मैंने कहा नहीं, मैं तो किसी कीमत में घर नहीं जाऊंगी अब, जब तक इसका केस दर्ज नहीं हो जाएगा। मैंने वहाँ पे टीआई साहब से बोला, मैंने कहा सर इसकी वो मेडिकल आप चेकअप करवाइए इसका। और मेडिकल चेकअप करवाया उन्होंने। फिर हमारा को मतलब केस दर्ज किया, और उसमें विक्षिप्त बताया उसको पूरा कि इसके साथ तो काफ़ी सालों से ऐसा केस हो रहा है। फिर हमने उसको जेल भी पहुँचाया, मतलब उस लेडी के हस्बैंड को। फिर एक साल वो रहा जेल में भी, उसको सज़ा हमने करवाई। तो ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट था हमारे लिए, दामिनी गवाच के लिए, कि हम लोग ने उसको, उस रेपिस्ट को सज़ा दिलवाई। मतलब एटलीस्ट अब उसके साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई। मैंने उसका मतलब फीडबैक भी लिया था कि अब कैसा चल रहा है तुम्हारे घर में, अब वो सब कुछ ठीक चल रहा है। तो सुधर तो गया वो आदमी। बहुत बहुत साधुवाद है अनीता जी आपको, क्योंकि बड़ी मेहनत हुई, प्रशासन तो अपना काम कर ही रहे हैं, प्रशासन का, लेकिन आप जो प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, ये निश्चित तौर पर एक बहुत ही ज्यादा हौसले और हिम्मत वाली बात होती है, क्योंकि अपना सब कुछ बिल्कुल एक कहते हैं ना कि समाज को समर्पित कर देना, अपना पूरा समय, अपना सारी धन भी, तन से, मन से, आप पूरी तरह से जो है महिलाओं को बढ़ाने के लिए। बच्चों के साथ तो कोई भी अत्याचार होता है मैं वहाँ जरूर जाती हूँ, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब मैं जाके वहाँ खड़ी हो जाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले अयोध्या नगर का केस आया हमारे पास, अरेडी क्रैशर से एक लड़की गायब हो गई। अयोध्या नगर में एक स्लम एरिया अरेडी क्रैशर, वहाँ से मेरे पास कई बार केस आ चुके हैं। तो वहाँ से एक लड़की गायब हो गई, 13-14-15 साल की लड़की थी। फिर हम थाने गए, हमने थाने से टीआई मैडम से बात की, मैडम थी वहाँ पे। हमने बोला मैडम कैसे क्या है, उन्होंने इतनी एड़ी चोटी का जोर लगा के उसको रात तक उस लड़की को लाकर खड़ा कर दिया था, और वो मंडी तक कोई ले गया था लड़का उसको। सोचिए उसका क्या क्या नहीं हो जाता। हम लोग बराबर वहाँ बैठे रहे 2-3 घंटे तक, सब काम धाम छोड़ के। वहाँ से मैं 8:30 बजे आई रात में। फिर जल्दी जल्दी खाने का काम किया, हस्बैंड को खाना लगाया। 11 बजे मैडम का फ़ोन आ गया, मैडम वो लड़की आ गई। मैंने 11 बजे गाड़ी निकाली और मैं थाने गई। फिर लड़की को हैंड ओवर किया माँ बाप के पास। फिर हम लोग को संतुष्टि हुई। तो हमें मतलब कहीं से भी ऐसा केस आता है तो हम पीछे नहीं हटते कभी। और इस काम के लिए हमें क्या फंड चाहिए बताइए, क्या हम पैसा लेंगे? किसी बच्ची अगर किसी की रक्षित रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे, इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है, आप बताइए ना। बिल्कुल अनीता जी, आपकी बात सुनकर लग रहा है हमारा समाज नारी सशक्तिकरण की इतनी बातें करता है। हम अवार्ड देते हैं नारियों को, सम्मानित करते हैं, नवरात्रि आती है, हम उनके चरण पूजते हैं, नारी को देवी का रूप मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं की भावनाओं को विक्षिप्त कर देते हैं, उन्हीं की भावनाओं से खेलते हैं। और मैं चाहती हूँ अगर हर घर में अगर एक अनीता मिल जाए तो निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश ही नहीं, हमारा पूरा देश जो है वो नारियों को, जो सशक्तिकरण का हम नाम लेते हैं, वो एक मतलब रियल चीज हो जाएगी कि हाँ अब सशक्त है हमारी नारी तभी सुरक्षित रहेगी ना जब वो मतलब समाज में कहीं भी जाने आने में डरे नहीं, कभी सोचे नहीं। अगर रात में 12 बजे भी जाना पड़े तो हम पेरेंट्स डरे ना कि नहीं हमारी बच्ची आज जा रही है, और जाती भी है बच्चियाँ। लेकिन दुख तब होता है मुझे कि जब मेरे पास केस आते हैं, फ़ोन करती हैं बच्चियाँ, और जब हम थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाते हैं तब वो कदम पीछे हटा लेती हैं। दुख मुझे उस बात का होता है। अभी मेरे पास रिसेंटली जनवरी में केस आया अयोध्या नगर से एक लड़की का, उसके साथ भी ऐसा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, किसी जेंट्स ने उसका कुछ शोषण किया था। मैंने बहुत कोशिश की उसको समझाने की, आप आगे आओ, हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ खड़ी हुई हूँ। लेकिन वो डर गई, समाज का भय उसको लग गया, उसको लगा कि नहीं मेरी बदनामी होगी या जो कुछ भी होगा, तो वो पीछे कदम हटा ली।
और मैंने पूरी तैयारी कर ली थी कि नहीं मैं इसको न्याय दिला के ही रहूँगी, क्योंकि मेरे पास तो लीगल एडवाइज़र है, तो वो पूरी उन्होंने भी बात कर ली कि नहीं हम पूरा इसको न्याय दिलाएंगे। लेकिन लड़कियां बच्चियां खुद ही भयभीत हो जाती हैं और डर के वो कदम पीछे हटा लेती हैं। तो हमें दुख होता है कि वो अपराधी तो अपराध करके निकल गया, लेकिन आप तो जिंदगी भर उस कुंठा के शिकार रहेंगे जी। कैसे आप कॉन्फिडेंटली जिएंगे? और अगर आपको कोई इतना सपोर्ट कर रहा है, आपके लिए कोई खड़ा हुआ है और आपके लिए कोई लड़ने के लिए तैयार है, आपको न्याय दिलाने के लिए, तब तो आगे आइए। अपनी बच्ची के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने घर की नारियों के सम्मान के लिए। देखिए हमको लगता है सच में अनीता जी, हमारे समाज की ये बहुत बुराई है कि जैसा कि आपने कहा पुलिस थाने जाने में शर्म महसूस होती है, अपने परिवार वालों को ये बताने में शर्म महसूस होती है कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा हो गया है या हमारी बच्ची के साथ कोई ऐसा कर रहा है। लेकिन अगर हम शर्मा के और इस तरह की मानसिकता से हम कहीं ना कहीं उस समाज को या इन बातों को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हर अपराधी यही सोचता है कि हमारे ऐसे कृत्य को सामने वाला बाहर नहीं ला पाएगा, इसलिए वो आपका फायदा उठा के जो है वो उस चीज को गलत नहीं मानता है। लेकिन ये चीज आपको ही अपने अधिकार के लिए उठानी पड़ेगी। अनीता जी, ये तो रही आपके दामिनी की आवाज की बात, जो निश्चित तौर पर जैसे कि मैंने कहा कि वो अपने आप में एक पहचान बन चुका है। और मैं चाहूंगी कि आपके जैसी और महिलाएं इसमें आगे आए और इन महिलाओं के लिए जो सच में इस तरह से मजबूर हैं और अपनी आवाज खुद नहीं उठा पा रही है, वो दामिनी की आवाज़ के माध्यम से अपनी आवाज़ जो है बुलंद करें। हम आपके दूसरे पहलू पर आते हैं अनीता जी। आपने बताइए तो आपका वो सामाजिक और सरल और सहज आपका ममता से भरा पहलू था, जो आप महिलाओं के लिए इतना मतलब कहते ना कि सरल और एक सशक्त हृदय से आप काम कर रहे हैं, ताकि वो जो है समाज में एक उचित स्थान और अपना दर्जा जो है वो कायम रख सके। अनीता जी, लेकिन आप वो भी मैंने देखा है कि आप समाज की अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कभी दामिनी की आवाज़ का अवार्ड जो है आप उन्हें देती हैं, उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनके कार्यों को सराहने के लिए। तो आप उन महिलाओं को भी आगे, जैसा कि आपने कहा जो घर से नहीं निकल पाती हैं या अच्छे वर्ग की है लेकिन हिम्मत नहीं कर पाती हैं, आप वो भी बहुत अच्छी मुहिम कर रही हैं नारियों को सशक्त बनाने के लिए। उस पर भी हम जानना चाहेंगे कि जी पूर्वा जी, मैं साल में एक्चुअली ये जो मेरा काउंसलिंग वाला पहलू है ये थोड़ा सा मैं हिडन भी रखती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी बच्ची का भी नाम हाईलाइट हो, प्रचार प्रसार हो, और बच्चे भी नहीं चाहते, पेरेंट्स भी नहीं चाहते। लेकिन इसके अलावा कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत टैलेंट है। अब वो टैलेंट तो भरा, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो वो प्लेटफॉर्म के लिए हम लोग साल में एक बार एक बड़ा इवेंट करते हैं, बड़ा एक प्रोग्राम करते हैं, जिसमें मैं सारे कॉम्पिटिशन्स रखती हूँ। लाइक जैसे कि उसमें कलर्स डेकोरेशन है, मेहंदी कंपटीशन है, पेंटिंग कंपटीशन है, कुकिंग कंपटीशन है। साथ ही साथ हम लोग आजकल उसमें रैंप वॉक भी करवाने लगे हैं, कि कुछ महिलाओं को ऐसा लगता है ना कि हम दिन रात घर में रहते हैं, हम तैयार नहीं हो पाते, कुछ हम कर नहीं पाते। वो जब मॉडल्स को चलते हुए देखती हैं रैंप पे तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो हम उसमें एक रेट्रो फैशन शो करते हैं, और रेट्रो को मतलब जैसे कि पुरानी जो हीरोइन होती है उनके गेटअप में महिलाएं आती हैं, और ये सब घरेलू महिलाएं रहती हैं। फर्स्ट टाइम ही ये मंच पे आती हैं ये लोग, और बहुत अच्छे से किसी हेमा मालिनी का गेटअप लेके आती हैं, और उसमें कोई ऐसी वल्गैरिटी नहीं है। वो मंच पे आती हैं, उसमें हम एक पोस्टर लेके चलाते हैं, जो आपके मन में अभिव्यक्ति है वो यहाँ आइए और अपनी कला को दिखाती है। उनको मैं ट्रेनिंग देती हूँ, समझाती हूँ कि आप ऐसे वॉक करिए, ऐसे चलिए। फिर हम एक पोस्टर भी महिला सशक्तिकरण पे डिजाइन किया हुआ है, तो वो भी हम उनको लेके चलवाते हैं कि आप नारी के ऊपर एक संदेश भी दीजिए। ऐसे नहीं कि रैंप वॉक कर लिया हमने, उनको नारी शक्ति, बिटिया कैसा, ये वो, मतलब बहुत सारे हम लोग सकारात्मक उसमें कोटेशंस लिखे रहते हैं, तो वो भी हम उनको चलवाते हैं, बताते हैं। फिर इंट्रोडक्शन देना नहीं आता कुछ महिलाओं को, तो हम उनको इंट्रोडक्शन देना सिखाते हैं। फिर वो लोग अपना जो एक्ट है, जो कैरेक्टर है वो करती हैं। जैसे कि किसी ने हेमा मालिनी का एक्ट किया, वैजयंती माला किया, तो उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोग, और स्पेशली देखने आते हैं कि ये रेट्रो फैशन शो मतलब मैं करती हूँ, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा हम लोग इस बार हमने स्लम की बच्चियों का फैशन शो करवाया। 19 मार्च को हमारा एक बड़ा प्रोग्राम था। हमने उनसे कोई फीस नहीं ली, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। तो वो लोग सिलाई का कुछ कोर्स कर रही थी, ATDC क्लासेस हैं यहाँ पे गोविंदपुरा में। तो हमने वहाँ से करीब 25 लड़कियाँ ली। तो उनको उन्होंने खुद ही अपनी ड्रेस डिज़ाइन की, उनको चलना सिखाया, उनकी पर्सनैलिटी को ग्रूम किया
तो ये भी चीज़ ज़रूरी है ना कि अगर स्लम की बच्ची हैं तो वो क्यों ना आए फैशन शो के फील्ड में, क्योंकि वो पैसों का नहीं आ पाती हैं, क्योंकि वो 3000 फीस नहीं दे सकती, 2000 फीस नहीं दे सकते। और तो जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जैसा उनको मंच भी उपलब्ध नहीं हो पाता। हमने फ्री ग्रूमिंग दिया उनको। जी जी, उन्हें लगता है कि हाँ, हम वो उनकी मन की भावनाएं रह हाँ, जाती कि वो सिर्फ टीवी पे या हाँ, कलाकारों को देख बस, के ही लगता बहुत है कि, और फिर इतना आप जो खुशी उनको हुई। मंच प्रदान करते हैं मंच प्रदान किया। तो उनकी वो खुशी ही मतलब अलग लेवल की होती होगी कि नहीं आज हमको भी ये मौका मिला है छा जाने का। जी निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा, बच्चियों को इतनी खुशी मिली कि मैडम उन्होंने रो रो के बताया वहाँ पे अपने इंट्रोडक्शन में कि हम पहली बार ऐसे मंच पे आए हैं, कभी हमने ऐसा मंच नहीं देखा, कभी हमने ऐसा स्टेज नहीं देखा, कभी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देखा। मैडम ने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और सबको फ्री ग्रूमिंग, हमने कोई चार्ज नहीं लिया, क्योंकि हम जो कैपेबल हैं उनसे ले सकते हैं। मुझे चैरिटी करते हैं लोग, कुछ लोग जब मैं प्रोग्राम करती हूँ, बाकी मुझे साल भर कोई फंड की जरूरत नहीं होती है। बस जब इवेंट करना होता है तो व्यवस्थाओं के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत होती है, तो लोग आगे बढ़ बढ़ के खुद ही हमारी महिलाएं करती हैं। मैम आपको ट्रॉफी की जरूरत है, मैम कुछ है तो हम मतलब नहीं, लेकिन वो तो अनीता जी बिल्कुल निश्चित तौर पर करना चाहिए, क्योंकि आप जो है समाज के उस तबके को आगे बढ़ा रही हैं जिन्हें लोग पूछते भी नहीं है या जिनकी भावनाओं की कोई कदर भी नहीं करता है। और तो अगर उसमें हम लोग जितना आपको सहयोग दे पाए या समाज जितना सहयोग दे पाए तो कहीं ना कहीं एक सेवा का मौका थोड़ा सा हमें मिल जाता है, क्योंकि करता धरता तो सब आप रहती हैं, सब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नहीं तो एक छोटा सा योगदान समाज की तरफ से भी हो जाता है। मैं तो बिल्कुल कहूंगी दर्शकों से कि कभी अगर आपको इस तरह के नेक कार्यों से जुड़ने का मौका मिले या कुछ करने का मौका मिले, चाहे अपना समय देकर हो, आर्थिक सहायता से हो या कोई भी योगदान आप दे सकते हैं, तो आगे आइए और करके जरूर देखिए, आपके मन को अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा आपको किसी के लिए कुछ करके, किसी को देखे। अच्छा। और जी अनीता के चेहरे पे जब खुशी दिखती है ना, उससे हमें बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल कि उनके चेहरे पे जो स्माइल आती है, खुशी आती है, उसी वही हमें वही लगता है कि हमें क्यों नहीं करना चाहिए। हमारा एक मॉरल ड्यूटी है ना समाज के प्रति कि हमें भी कुछ ना कुछ, हम सरकार से सब कुछ लेते हैं, सरकार हमें दुनिया भर की सुविधाएं दे रही है यहाँ पर, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज है ना, कुछ हमारी भी मॉरल ड्यूटीज है कि हम भी समाज के लिए कुछ ना कुछ करें। तो उसी उद्देश्य को रखते हुए मैं कुछ ना कुछ बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, जी बिल्कुल, आप बिल्कुल वो जीवंत उदाहरण है कि अगर हौसला हो या हम कुछ करना चाहें दिल से तो कोई चीज हमें रोक नहीं सकती। जी मतलब हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अनीता जी जैसे इवेंट की हमने बात की कि बहुत ही बढ़िया आपका इवेंट होता है, लोग देखना चाहते हैं और उस चीज को बड़ा आनंद भी लेते हैं और अच्छा भी लगता है देख के उन नन्हे मुन्ने बच्चों को, उन महिलाओं को जो कहते हैं कि अपनी निकल के वहाँ आती हैं और अपने आप को प्रेजेंट करती है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस से भरी रहती है, उनको खुशी होती है कि हमको एक मंच मिला है आने के लिए। अनीता जी लेकिन उस इवेंट में जो है मतलब देखा बड़ा सकारात्मक चीजें देखने को मिलती है, लेकिन उसी इवेंट में मैंने भी आपको कहीं ना कहीं सुना है, तो मैं चाहूंगी कि आपकी एक सुरीली आवाज जो है आज हमारे दर्शक भी सुने। और चूंकि मैं आपको बताना चाहूंगी दर्शकों कि अनीता जी कहते हैं ना जो प्रेम बिखेरता है ना वो पूरा प्रेममय हो जाता है और उसके अंदर की जो भावनाएं हैं, उसका चेहरा है, वो सब आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इसी तरह अनीता जी भी है, क्योंकि अनीता जी दिल से भी खूबसूरत है, उसी तरह से उनकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। अनीता जी हम चाहेंगे कि एक छोटा सा गाना या भजन जो आप गुनगुनाती हैं हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। संगीत का शौक बचपन से बहुत रहा, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि वो उस कला को हम आगे नहीं सीख पाए, नहीं बढ़ा पाए। बट ऐसे गुनगुनाते हैं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो नहीं गुनगुनाता हो। मुझे सूफियाना गाने बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, भजन बहुत पसंद आते हैं, डेली सुबह सुनना है, अच्छा लगता है, मन को बहुत खुशी मिलती है। और समाज सेवा जो हम लोग करते हैं उससे हमारे अंदर जो खुशी रहती है ना, हमें उसके आगे किसी चीज़ की जरूरत महसूस नहीं होती। हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि लोग बोलते हैं आपने एनजीओ खोला तो उस माध्यम से आपको फंड रेज करना चाहिए, आपको फाइलें यहाँ जमा करनी चाहिए। मैंने कहा नहीं सर, मैंने कोई ऐसी फाइल नहीं बनाई आज तक कि मुझे फंड चाहिए नहीं, मुझे बस बच्चियों की रक्षा सुरक्षा चाहिए और मैं उनके अंदर जो छुपी हुई कला है उनको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और मेरे अंदर भी जैसे सिंगिंग की एक छुपी हुई कला है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे अब सीखना चाहिए, करना चाहिए, बट घर की जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाई। तो मैं 2 लाइन एक भजन की आपके सामने समक्ष पेश करना चाहती हूँ। आप उसमें कुछ त्रुटि हो तो आप माफ करिएगा मुझे, आप सभी लोग।
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। धन्यवाद। क्या बात है अनीता जी, आप बहुत ही प्यारा गाती हैं और निश्चित तौर पर अगर आपको समय मिले तो हम तो शुभकामनाएं देंगे आपको कि आप अपना जो रियाज है उसको भी कंटिन्यू करें, क्योंकि आप दूसरों के लिए तो बहुत कुछ कर रही हैं लेकिन अपने लिए भी थोड़ा सा जीना चाहिए। जी बिल्कुल। तो अनीता जी, आपका जो एनजीओ है दामिनी की आवाज़, वो मैं चाहती हूँ कि हम यही विश करेंगे कि हर एक महिला की आवाज़ बन के उभरे, और जो महिलाएं अभी कहीं ना कहीं संकुचित हैं या डरी हुई है या अपने आप को नहीं एक्सप्रेस कर पाती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती हैं, तो जैसा कि अनीता जी आप सभी का सहारा बनी हुई हैं, आप निश्चित तौर पर उन्हें कभी भी कॉल कर सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। और एक देखिए, कहते हैं ना कि ये दुनिया में हम एक ही बार जन्म लेते हैं जी, और बहुत सारी परिस्थिति हम देखते हैं कि हम कब तक हैं कब तक नहीं है, लेकिन अगर आए हैं तो डट कर जीना चाहिए, है ना। तो अनीता जी, मैं चाहूँगी कि चलते चलते आप हमारी सभी महिलाओं को एक बहुत अच्छा सा संदेश दें, और कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्शन महसूस करती हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि वो जो महिला आपसे दूर है वो भी जो है वो जुड़े आपसे, और अगर कोई और भी अनीता जी के साथ जुड़कर इस कार्य में शामिल होना चाहता है, आना चाहता है, तो निश्चित तौर पर आप सभी का भी स्वागत है, क्योंकि अच्छे कार्य करने के लिए कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बस कदम बढ़ाने पड़ते हैं। जी अनीता जी। देखिए, मैं सभी महिलाओं से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे, आप लोगों के अंदर जो कुदरती गुण होते हैं महिलाओं के अंदर बहुत सारे होते हैं। बोलते हैं ना, महिला को देवी कहा जाता है, सहन शक्ति की देवी कहा जाता है। तो महिलाओं के अंदर बहुत सारे कुदरती गुण हैं, लेकिन अगर इसके अलावा महिलाएं अगर मतलब कॉन्फिडेंट रहें, आत्मविश्वास से अगर भरी रहें, क्योंकि हम कहीं गलत नहीं हैं, तो वो अपनी आवाज़ जरूर उठाएं। अगर उनके साथ कहीं भी कोई शोषण हो रहा है, अत्याचार, मैं तो खड़ी हूँ, मैं तो, आप रात में फ़ोन लगाए, दिन में फ़ोन लगाए, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन पहले आप अपनी आवाज़ खुद बनिए, अपनी पहचान खुद बनाइए। व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ, मेरी एक पहचान होनी चाहिए। बहुत सारी कलाएं हैं जो हम शादी बाद ख़त्म कर देते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो कलाएं आप ख़त्म मत करिए। अगर आपके साथ कोई शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ जरूर उठाइए। बच्चियों को आप बहुत स्मार्ट बनाइए। स्मार्ट का मतलब फैशन से नहीं है मेरा, स्मार्ट का मतलब उनको एजुकेशन से है। उनको आप एजुकेशन अच्छी दीजिए, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए और अपनापन दीजिए, क्योंकि अगर बच्ची रक्षित है, सुरक्षित है, तो ये हमारा परिवार सुरक्षित है। और बच्ची को अपनी दोस्त बनाइए। हर माँ से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्ची को वो एक फ्रेंड बनाए, दोस्त बनाए। और कितना भी बिजी शेड्यूल, अगर आप वर्किंग में हैं, जॉब करती हैं, कुछ आपका बिजनेस है, लेकिन अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा समय निकाल के 1 घंटा उनकी बात सुनिए, तो वो अपना दिल खोल के रख देगी आपके सामने। और अगर उसके बाहर कुछ भी ऐसा हैपन्स हो रहे होंगे, कुछ भी घटनाएं होती होंगी, तो वो डेफिनेटली एक दोस्त की तरह अपनी माँ को जरूर बताएगी। तो माँ का बच्ची के साथ ऐसा कनेक्शन होना चाहिए, दोस्त जैसा, बिल्कुल टेरर नहीं होना चाहिए माइंड में। तो वो दोस्त बन के आपको अपनी हर समस्याएं बताएगी, हर चीज़ अपनी शेयर करेगी। तो इससे हमारे जो समाज में इतनी सारी घटनाएं, क्योंकि बच्चियां बताती नहीं हैं,
ज़्यादातर घटनाएं जो हुई हैं, हमने जो फेस की हैं वो देखी हमने, कि बच्चे अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताते हैं। वो कुंठा ग्रसित होते रहेंगे, फांसी लगा लेंगे, सुसाइड कर लेंगे, लेकिन अपनी माँ को नहीं बताते। अगर मोबाइल पे कोई मैसेज आ गया, कोई परेशान कर रहा है सोशल मीडिया पे, तो वो अपनी माँ से कभी शेयर नहीं करते। और मेरा पहला ये है सजेशन सबको कि सबसे पहले अपनी माँ से शेयर करिए, तो वो बच्ची हमेशा सुरक्षित रहेगी, सचेत रहेगी और जागरूक रहेगी। बस यही मैं संदेश देना चाहती हूँ महिलाओं से। जी, तो सुना दर्शकों आपने कि किस तरह से अनीता जी ने हमको बताया, और अब आप अच्छी तरह से समझ गई होगी कि आपको क्या करना है और जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। तो अनीता जी, हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि आपका काम इतना बड़ा है और इतना नेक कार्य आप कर रहे हैं, हमारे छोटे से एपिसोड में आपके इतने सारा एक्सपीरियंस, आपके इतने सारे जो अनुभव हैं वो समा पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन आपकी भावनाओं को और आपके इन कार्यों को हम और हमारे दर्शक बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और कोशिश यही रहेगी कि आपके इस कार्यों में हम लोग भी सहयोग दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद आपका। नमस्ते।